Today's lecture is on the pharmacokinetics. Pharmacokinetics जो है, I'll write it as PK. Pharmacokinetics क्या है? It is the action of body on the drug. यानी बॉडी जो है वो एक ड्रग के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो क्या है? स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग. यानी हम कोई भी ड्रग किसी भी रूट से अगर लेते हैं, चाहे वो एंटेरियल हो, पार एंटेरियल हो या टॉपिकल हो, वो बॉडी के अंदर जाकर 3-4 प्रोसेसेस से ही गुजरेगी. सबसे पहला एब्जॉर्प्शन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा मेटाबॉलिज्म है और चौथा एक्सक्रीशन है जिसको हम क्लियरेंस ऑफ द ड्रग कहते हैं. और इस प्रोसेस को हम ADME लिखते हैं. अब अगर आप कोई भी ड्रग लें, चाहे आपने सबक्यूटेनियसली उसको लगाया है, इंजेक्ट किया है, ऑरली दिया है, यानी वो GIT में होगी या मसल में होगी क्योंकि आपने IM इंजेक्शन लगाया, कहीं पे भी आपने किसी भी तरीके से कोई भी इंजेक्शन लगाया है, अब वो क्या करेगा कि वहाँ से ड्रग जो है वो जनरल सर्कुलेशन में आएगी. जब वो जनरल सर्कुलेशन में ड्रग आ सकती है तो हम कहते हैं दिस इज़ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. वही जनरल सर्कुलेशन से निकल के इंटरस्टिशियम में ड्रग जाएगी. इंटरस्टिशियम में वो जब ड्रग चली जाएगी तो वहाँ से नेक्स्ट लेवल है सेल्स या टिश्यूज़ में. सेलुलर या टिश्यू लेवल पे जब जाएगी जब ड्रग जाएगी तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो क्या करती है? वो लिवर में जाएगी, वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्योंकि अब उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स फर्दर बने हैं और उस ड्रग ने अपना एक्शन वगैरह सेल्स पे परफॉर्म कर दिया. अब उसको एक्सक्रीशन की तरफ जाना है तो लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है. लिवर में मेटाबॉलिज्म जब होगी तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो ड्रग है वो उसका स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है. और वो या तो किडनी में जाएगी और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी, या वो बाइल के थ्रू फीसिस में आएगी और फीकल मटेरियल में एक्सक्रीट हो जाएगी. ये जो है बायो ट्रांसफॉर्म होके हमारे पास आते हैं मेटाबोलाइट्स, और ये एक्टिव भी हो सकते हैं. यानी एक ड्रग है जो उसके मेटाबोलाइट्स जो हैं वो उससे ज़्यादा एक्टिव भी हो सकते हैं और उससे लेस एक्टिव भी हो सकते हैं. बाकी इसको हम जब हम मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो बहरहाल ये मेटाबोलाइट्स होते हैं जो आगे वो एक्सक्रीट होते हैं. अब इस डायग्राम से आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी ड्रग अपने पॉइंट, अपने लोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर साइट ऑफ एक्शन तक जाने के लिए बहुत सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती है. लेट्स सी कौन कौन सी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं. सबसे पहले इन्वायरमेंट से उसने एक मेम्ब्रेन क्रॉस की स्किन की या फिर म्यूकोज़ा की. म्यूकोज़ा के बाद वो आई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. वहाँ से उसने मेम्ब्रेन नेक्स्ट जो क्रॉस करनी है वो है कैपिलरी मेम्ब्रेन. कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है. अब वो प्लाज्मा के अंदर आ गया. प्लाज्मा के बाद वो कैपिलरी मेम्ब्रेन फिर क्रॉस करेगी और फिर वो दोबारा इंटरस्टिशियम में आ जाएगी. इंटरस्टिशियम के बाद वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगी. यानी अब वो यहाँ पर आ गया, ठीक है. साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगी और गैनली में जाएगी, ठीक है. तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, डिफरेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को एक ड्रग क्रॉस करती है टू रीच इट्स टारगेट साइट, ठीक है. वो एक सेल के अंदर जाएगी, फिर ऑर्गेनेलिज में भी अंदर जाएगी. फंक्शन उसका जिस जगह पे भी होगा सेल के अंदर, चाहे वो सिर्फ साइटोप्लाज्म तक है, ऑर्गेनेली लेवल तक है. तो बहरहाल वो इतनी मेम्ब्रेन्स यहाँ पे क्रॉस सारी करके आगे जाके टारगेट एक्शन परफॉर्म करती है. बेसिकली हमने इन चारों प्रोसेसेस को फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर देखना है कि एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन. लेकिन इन चीज़ों पे आने से पहले मैं 1-2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ. और उसमें पहला है बायोफेज का, कि व्हाट इज़ बायोफेज. बायोफेज बेसिकली हम कहते हैं कि ये ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन है. इसको हम CP से लिखते हैं. ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे पास एक ड्रग है
हम उसका लेवल बॉडी के हर पार्ट के अंदर नहीं चेक कर सकते, क्योंकि जब हमने ड्रग बॉडी के अंदर दी है तो वो तो सेल लेवल पे भी जा रही है, ठीक है, वो ऑर्गन्स में जा रही है, ठीक है, वो इंटरस्टिशियम में जा रही है। अब वो इन सारी जगहों से हम सैम्पल कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम सीरम, या आप इसको प्लाज्मा लिख लें या आप इसको ब्लड कह लें, ठीक है, हम ये सैंपल लेके हम इसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन चेक करते हैं। और क्योंकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं, यानी आप कह लें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, वो इन इक्विलिब्रियम है विद ब्लड, ठीक है, यानी प्लाज्मा, वो इसके इक्विलिब्रियम में है, तो इससे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ड्रग कंसंट्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग हमारे पास प्लाज्मा के अंदर आएगी, वही ड्रग कंसंट्रेशन अगर हम इंटरस्टिशियम या एक्स्ट्रासेलुलर बाकी फ्लूइड बाकी बॉडी पार्ट्स को भी अगर चेक कर लें, CSF को चेक कर लें, इन जगहों पे चेक कर लें, तो वहाँ पे भी हमें सेम अमाउंट ऑफ ड्रग ही मिलेगी। तो इसको कहते हैं बायोफेज। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं जो एक ड्रग क्रॉस कर रही है, इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस को इस्तेमाल करती हैं। उन प्रोसेसेस में हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है, हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है, उसके बाद हमारे पास एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, और लास्ट वन बल्क ट्रांसपोर्ट है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू एक ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो लेट्स सी वन बाय वन कि ये हैं क्या। पहली है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डाउन हिल मूवमेंट है, ठीक है। ये डाउन हिल मूवमेंट क्यों है? ये ड्रग को एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन में लेके जाएगी। होता यह है कि अगर ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है और ये जो हैं ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, तो जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो आएगा जिस साइड पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उस साइड से लो कंसंट्रेशन वाली साइड पे डिफ्यूज़ होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ डाउन हिल मूवमेंट। अब जो पैसिव डिफ्यूजन है, इसमें जो इस तरह से डिफ्यूजन होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके अलावा कुछ और चैनल्स भी होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल जो हैं डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और वो भी पैसिव डिफ्यूजन के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि वहाँ पे यहाँ पे ये इस तरह से डिफ्यूजन जो थी विदाउट एनी चैनल्स, वो लिपिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कर रही थी, और ये जो है ये मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि कितने मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्वस पोर से क्रॉस कर जाते हैं। सो दिस वाज पैसिव डिफ्यूजन। द नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? इसके अंदर जो है जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, उनके थ्रू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास क्या है? एक कैरियर प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी? दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग यहाँ पे आएगी, ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? ये इंटरनलाइज हो जाता है, ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और जो ड्रग है उसको एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन में वो
पास कर देगा. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय सम कैरियर प्रोटीन्स. अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसकी एग्ज़ाम्पल क्या आती है? उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि जो ग्लूकोज किडनी से रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है. इफ़ दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल, दिस इज लूप ऑफ फेनल डिस्टिल एंड देन दिस इज कलेक्टिंग डक्ट. अब यहाँ से जो ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है. इसी तरह जो हमारे पास गट जीआईटी ल्यूमन है इंटेस्टाइन का, वहाँ से जो स्टीरॉइड्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो अब्जॉर्ब इसी प्रोसेस के थ्रू होते हैं. इसी तरह यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो अब्जॉर्ब जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक बात आप याद रखें, इट इज़ not major mechanism for drug transport. कुछ drugs होती हैं but still it is not a major mechanism for the transport of the drug. The next one is active transport. Active transport क्या है? It is energy dependent process, जहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके बीच में ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, ठीक है, एक चैनल है, और हमारे पास ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है. अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज़्म है जो तब तक प्रोसेस नहीं करेगा जब तक कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल ब्रेक होकर अपनी एनर्जी इस चैनल को ना दे दे. और फिर जब ये एनर्जी ले लेगा तो ये क्या करेगा, ये इंटरनलाइज हो जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन में, और ये ड्रग को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैपन्स. और इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, सोडियम प्रोटॉन एटीपेजेस, ठीक है. ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एटीपी से रेगुलेट होते हैं. और जो ड्रग्स हैं जो कि इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होंगी, उसमें फ्रूसामाइड्स हैं, थायजाइड डायोरेटिक्स हैं, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, ये क्या करते हैं, दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसी तरह कुछ और भी हैं ड्रग्स, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स वगैरह या सिमेट्रिडाइन वगैरह हैं, दे फॉलो दिस प्रोसेस. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस हमें पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक ड्रग मॉलिक्यूल को अपने अंदर इंगल्फ करेगी, ठीक है, उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल सा बना लेती है, ठीक है, और उसको इंटरनलाइज कर देगी. और होता क्या है कि बेसिकली ये उन ड्रग मॉलिक्यूल्स को या उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है जिनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है कि वो इस तरह के किसी मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो सकते. उनका साइज़ बड़े होने की वजह से वो एक एंडोसाइटिक वेजिकल बनाकर इंटरनलाइज होते हैं. इसकी एग्जांपल जो है विटामिन B12 है, जो कि जीआईटी वॉल से एंडोसाइटोसिस के मैकेनिज़्म के थ्रू अब्जॉर्ब होता है. उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस क्या है? सेम एज एंडोसाइटोसिस, सिर्फ वो एक्सक्रीशन मैकेनिज़्म है, जो अंदर की मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जाएंगे इस फॉर्म में. इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल जो है वो हमारे पास नर्व टर्मिनल में एपिनेफ्रीन की है. जो एपिनेफ्रीन या एसिटाइल कोलिन के वेजिकल्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होके एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है. तो इस तरह एपिनेफ्रीन या एसिटाइल कोलिन एक्सक्रीट होती है. तो दैट्स एक्सोसाइटोसिस. उसके अलावा द लास्ट वन इज़ पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस जो है इट इज़ कॉल्ड ड्रिंकिंग ऑफ सेल. ये भी आपके पास जो है वो एंडोसाइटोसिस वाला ही प्रोसेस है. सिर्फ ये है कि वो अगर सॉलिड मटेरियल्स के लिए है तो पिनोसाइटोसिस जो है वो लिक्विड पार्टिकल्स के लिए है. जैसे कोलोस्ट्रम जो है वो काफ्स में
पिनोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। और उसके अलावा जो कुछ पॉलीपेप्टाइड्स हैं या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या एंटीजेंस या कुछ फूड प्रोटीन्स वगैरह जीआईटी से इस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। उसके बाद है बल्क फ्लो या बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट बेसिकली ये होता है कि जो ड्रग है वो ब्लड में या वाटर में अगर डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ पे भी फिर ब्लड जाएगा, ठीक है, वो जितनी भी कंसंट्रेशन प्लाज्मा या टिश्यू फ्लूइड के अंदर अब ड्रग की डिज़ोल्व हो गई है तो वो उस फ्लो के साथ उन जगहों पर जाके ट्रांसपोर्ट होती जाएगी। सो दैट्स बल्क फ्लो। सो I have only focused on the concept of these rather than just telling the definitions, and these were all processes जिनके through एक drug different biological membranes को cross करता है।